डेट आज 18 फरवरी 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है श्री चेन्नावीरा कानावी। ये एक पोइट हैं जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, कवि। ये कन्नड़ कवि हैं। कन्नड़ भाषा में इन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं, बुक्स लिखी हैं। बहुत फेमस कवि हैं कन्नड़ भाषा के। कन्नड़ भाषा कर्नाटक में बोली जाती है। रिसेंटली ये पास्ड अवे हो गए। पास्ड अवे मतलब इनकी डेथ हो गई, इसलिए न्यूज में है। यूपीएससी प्रीलिम्स में कुछ बुक्स पूछ लेता है कि ये बुक्स किसने लिखी है, तो इनकी जो फेमस बुक हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं। काव्याक्षी और जीवा धवानी, ये दो बुक हैं इनकी फेमस। और कर्नाटक गवर्नमेंट ने इनको नडोजा नाम का अवार्ड भी दिया हुआ है, तो ये याद रखना बस इनके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ऊपर वाला सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट था। ये लाइफ का मतलब है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ये एक अलायंस है, मूवमेंट है, मूवमेंट पूरे वर्ल्ड का, ऐसे लाइक माइंड पीपल का है जो प्लानेट को बचाना चाहते हैं। जो प्लानेट को, यानी कि हमारा जो अर्थ प्लानेट है, ग्रह है, उसके इन्वायरमेंट में इम्प्रूव करना चाहते हैं, पॉल्यूशन को डिक्रीज करना चाहते हैं, अपने लाइफ स्टाइल चॉइस को कन्वर्ट करके, चेंज करके। तो लाइफ एक मूवमेंट है, कॉल्यूशन है पूरे वर्ल्ड वाइड। जो भी लाइक माइंड पीपल हैं जो चाहते हैं इन्वायरमेंट को बचाना, वो 3P को फॉलो करेंगे और प्रमोट करेंगे। 3P का मतलब है, एक P का प्रो, दूसरी P का प्लानेट और तीसरी P का पीपल। प्रो प्लानेट पीपल, यानी कि जो प्लानेट को सपोर्ट करते हैं ऐसे पीपल। प्रो जहाँ पे वर्ड लग जाए मतलब सपोर्ट करने वाले पीपल, यानी कि वो सस्टेनेबल लाइफ को प्रमोट करेंगे। सस्टेनेबल लाइफ यानी कि इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन को डिक्रीज करना चाहेंगे और ऐसी अपनी चॉइस और एक्टिविटी रखेंगे जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में कम पॉल्यूशन हो। नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट अप्रूव्स न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। लिटरेसी आप जानते हो, साक्षरता प्रोग्राम ये गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। ये 2022 से 2027 के लिए प्रोग्राम अप्रूव किया है गवर्नमेंट ने, अभी अनुमति दी है अगले 5 साल के लिए। जो 2020 में नई न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 की, उसके साथ ये अलाइन करेगा। और बजट अनाउंसमेंट भी थी 2021-22 का, जब बजट अनाउंस किया था, बजट में भी अनाउंस किया था कि एक नया लिटरेसी प्रोग्राम लाया जाएगा भारत में साक्षरता को इंक्रीज करने के लिए, लिटरेसी को इंक्रीज करने के लिए। देखो एक सिंपल सा आपको बताता हूँ कि लिटरेसी और एजुकेशन में क्या फ़र्क है। आपको पता होगा, मुझसे ये इंटरव्यू में पूछा गया था, यूपीएससी ने पूछा था, लिटरेसी में क्या फ़र्क है, मतलब लिटरेसी और एजुकेशन में क्या डिफरेंस है। तो लिटरेसी आप जानते हो, लिटरेसी का मतलब है साक्षर। हर एक वो आदमी जिसकी एज 7 साल से अबव है और वो किसी भी भारत की लैंग्वेज में लिखना पढ़ना जानता हो, रीड राइट और बोलना जानता हो, स्पीक रीड राइट, तो उसे बोलेंगे ये कि आदमी लिटरेट है, साक्षर है। यानी कि लिटरेसी रेट किस पे डिफाइन करते हैं कि बस 7 साल से ऊपर का हो और उसे लिखना आता हो किसी भी भाषा में, बोलना आता हो और उसे पढ़ना आता हो उस भाषा में। लेकिन एजुकेशन क्या है भाई साहब, एजुकेशन इससे ज़्यादा बड़ी है। शिक्षा, शिक्षित तो तब होगा ना आदमी कि चीज़ों को समझेगा। एक तरह से क्वालिटी ऐसी एजुकेशन इससे ऊपर आ जाती है फिर एजुकेशन से भी। तो एजुकेशन और लिटरेसी में फ़र्क क्या आपको पता चल गया होगा। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, इसने एडल्ट एजुकेशन के लिए रिकमेंडेशन दी थी। एडल्ट का मतलब 18 साल से जितने भी अब पीपल हैं, लोग हैं, उनमें एजुकेशन के लिए शिक्षा हो उनमें। लेकिन जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, एडल्ट एजुकेशन के साथ साथ लाइफ लॉन्ग लर्निंग की भी बात करता है। तो इस जो पॉलिसी में एडल्ट एजुकेशन का जो वर्ड है ना, ये शब्द लिखा हुआ है, इसको ही रिप्लेस करेगा ये नया जो प्रोग्राम लॉन्च किया है लिटरेसी प्रोग्राम। एडल्ट एजुकेशन की जगह पे एजुकेशन फॉर ऑल होगा, क्योंकि देखो एडल्ट में तो सिर्फ 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो कवर होंगे, लेकिन एजुकेशन फॉर ऑल में यानी कि जो बच्चे से लेके जवान तक, बुढ़ापे तक सारे, यानी कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग का क्या मतलब है, जिंदगी भर शिक्षा को सीखना। और लाइफ लॉन्ग लर्निंग तो तब होगा ना जब एजुकेशन फॉर ऑल होगी। और एडल्ट एजुकेशन तो सिर्फ किसको इंक्लूड करेगा, 18 साल से ऊपर को। तो इसमें यही रिप्लेस किया है। इसका ऑब्जेक्टिव, टारगेट, लक्ष्य क्या है स्कीम का, लिटरेसी प्रोग्राम का। इसमें देखो फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी के साथ साथ और भी कंपोनेंट इंक्लूड किए गए जो 21st सेंचुरी में हर एक सिटीजन के लिए नेसेसरी हैं, अनिवार्य हैं, यानी कि जरूरी हैं। कौन कौन से ऐसे जरूरी कंपोनेंट हैं, जैसे स्किल, दक्षता देना, फाइनेंशियल लिटरेसी, बैंकिंग के बारे में भाई सब सबको साक्षरता हो, यानी कि सबको जानकारी हो, डिजिटल लिटरेसी हो, फ़ोन कंप्यूटर वगैरह का आपको पता है युग चल रहा है, ये सबको चलाने आते हों,
कॉमर्शियल स्किल्स हो, उनमें दक्षता हो, हेल्थ केयर के बारे में जानकारी हो, सभी लोगों को अवेयरनेस हो, जागरूकता हो, चाइल्ड केयर के बारे में जानकारी हो, एजुकेशन फैमिली वेलफेयर के बारे में जानकारी हो। तो ये सभी लोगों को ये लिटरेसी दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी, इसकी साक्षर किया जाएगा। वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, यानी कि हर एक जो पर्सन है उसमें कुछ ऐसी दक्षता इंप्रूवमेंट की जाएगी स्कूल टाइम में, ताकि वो आसानी से कंपनी में, फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट ले सकें। लोकल एम्प्लॉयमेंट, जिस एरिया में वो रहते हैं उस एरिया में जो स्किल की ज़रूरत है, जिस कंपनी में जैसी स्किल की रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से उनको स्किल देना, दक्षता देना। बेसिक एजुकेशन देना, प्रीपरेटरी लेवल पे, मिडल लेवल पे, सेकेंडरी स्टेज लेवल पे। नेक्स्ट है कि कंटिन्यूइंग एजुकेशन। देखो एजुकेशन सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक ही नहीं है कि स्कूल कॉलेज तक एजुकेशन हुई और ख़त्म होगी। एजुकेशन है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो इस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस को ही एक तरह से कंप्लीट करने के लिए ये लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसमें देखो एडल्ट एजुकेशन कोर्स में आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर, स्पोर्ट्स, रिक्रिएशन ये सब इंक्लूड होंगे। इनके साथ साथ जो भी लोकल लर्नर्स हैं, लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, क्षेत्रीय लेवल पे जो भी लर्नर है इस सीखने के इच्छुक हैं, तो उन्हें भी ये क्रिटिकल स्किल्स दी जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक है सोलर वेस्ट हैंडलिंग पॉलिसी। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। इरेना नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर अबू धाबी में, यूएई की जो कैपिटल है ना, ये भाई साहब यूएई दिखाई दे रहा है आपको, सऊदी अरबिया के पास, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है अबू धाबी में। ये इसलिए बनाई गई थी एजेंसी, इंटरनेशनल एजेंसी है। इंटरनेशनली ये रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ें। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब नवीनीकरण ऊर्जा, जैसे सोलर एनर्जी हो गई आपकी, या आपका विंड एनर्जी हो गई। तो इस जो ऊर्जा है, इनसे बनने वाली बिजली है, जो ऊर्जा है, इसको प्रमोट करना है। जो रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से वेस्ट जनरेट होता है ना, इसने अपनी रिपोर्ट में अभी उसका एस्टिमेट किया है। एस्टिमेट मतलब मूल्यांकन किया है, असेसमेंट किया है। ग्लोबल फोटोवोल्टिक जो वेस्ट होता है 2050 तक आते आते 78 मिलियन टन हो जाएगा। 78 मिलियन टन हो जाएगा 2050 आते आते, जो फोटोवोल्टिक वेस्ट जनरेट होता है। फोटोवोल्टिक वेस्ट का मतलब है, आपने देखा होगा भाई साहब, सोलर पैनल लगे होते हैं घरों में, ब्लू टाइप के, नीले नीले से, जिनसे सोलर एनर्जी बनती है, सूर्य से बिजली बनती है। अब वो उनकी लिमिट भी तो है, ऐसा थोड़ी नहीं ज़िंदगी भर चलेंगे वो। इनकी वजह से मान लो जो वेस्ट जनरेट होगी, ख़राब हो गया, फेंक दिया, जो इन्वायरमेंट में वेस्ट जनरेट होगी ना, उसका वजन होगा भाई साहब, उसका वेट 78 मिलियन टन 2050 तक आते आते। और इंडिया टॉप 5 में आएगा इस वेस्ट में, टॉप 5 जनरेटर में आएगा इंडिया। लेकिन इंडिया ने देखो सोलर पावर की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए तो स्टेप उठाएं, लेकिन इसके कोई स्टेप अभी नहीं उठाएं वेस्ट को मैनेज करने के लिए। जो सोलर पैनल से या फोटोवोल्टिक सेल से जो वेस्ट जनरेट होगा, इसके लिए अभी कोई कदम नहीं उठाए हैं। इंडिया करंटली सोलर वेस्ट है जो, इसको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का ही पार्ट समझता है, अलग से इसके लिए सेपरेटली अकाउंट नहीं बना हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में इसको कंसीडर करता है सोलर वेस्ट को। और अभी तक कॉमर्शियल रॉ मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी भी नहीं है सोलर ई वेस्ट ऑपरेशनल के लिए, इंडिया में ऑपरेशनल नहीं है। एक कंपनी है इंडिया में, तमिलनाडु के गुम्मिडी पुंडी जगह पे, ये जगह का नाम आपको याद रखना, मैच द फॉलोइंग में कहीं पे पूछ ले, यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी है गुम्मिडी पुंडी में, इसने सोलर पैनल की रिसाइकलिंग के लिए और मटेरियल रिकवरी के लिए फर्स्ट पायलट फैसिलिटी बनाई है। पायलट फैसिलिटी क्या है कि इसने छोटे लेवल पे, पायलट फैसिलिटी का मतलब है पहले छोटे लेवल पे ये वेस्ट को रिसाइकल करने का प्लान बनाएगी, अगर वो सक्सेसफुल हुआ फिर बड़े लेवल पे कर देगी उससे शुरू ये कंपनी। तो इसने बनाया है सोलर पैनल को रिसाइकल करने का प्लान। सोलर एनर्जी अगर इंडिया में देखें तो उसका क्या क्राइटेरिया है, देखो इंडिया में जो टारगेट रखा है ना सोलर एनर्जी का, वो इंडिया का टारगेट है 2022 तक आते आते सोलर एनर्जी 100 गीगावाट तक प्रोड्यूस करेंगे, 100 गीगावाट। और देखो जो INDC है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन इंडिया का, देखो 2015 में COP21 हुई थी 2015 में, कहाँ पे, फ्रांस में हुई थी, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। वहाँ पे एक मीटिंग हुई थी UNFCCC की, इसकी मीटिंग हुई थी, हर साल मीटिंग होती है, उसको COP बोलते हैं, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये 21st हुई थी, यानी कि 21वीं मीटिंग हुई थी। यहाँ पे
ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए कुछ प्लान बनाए थे, टारगेट रखे थे, और सभी गवर्नमेंट से ये कहा था, सभी नेशन देश अपने अपने देश में, राष्ट्र में कुछ टारगेट रखेंगे कि कितना आप इमिशन कम करोगे, कार्बन का इमिशन कितना कम करोगे। सब ने अपने टारगेट रखे थे अपनी इच्छा से। उन्हीं टारगेट को बोलते हैं INDC, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो इंडिया ने भी इसमें टारगेट रखे थे। इंडिया ने टारगेट रखे थे कि हम 2022 आते आते 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करेंगे, और जिसमें 175 गीगावाट में से 100 गीगावाट सोलर पावर से हम जनरेट करेंगे, सोलर पावर जनरेट करेंगे, यानी कि सूर्य से बिजली बनाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, एक मिनिस्ट्री अलग से बनाई हुई है इंडिया ने, ये रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जितने भी इशू हैं उनको टैकल करने के लिए। एक 2008 में देखो, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज या फॉर क्लाइमेट चेंज, ये 2008 में शुरू किया था। ये भी पूछ रहे थे कि कौन से साल में ये स्टार्ट किया था, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज 2008 में शुरू किया था। इसके 8 कंपोनेंट हैं, उनमें से एक नेशनल सोलर मिशन भी है। इसके अंतर्गत इंडिया को सोलर एनर्जी में ग्लोबल लीडर बनाना है, ये इसका टारगेट है। रूफ टॉप सोलर स्कीम चला रखी है इंडिया ने। रूफ टॉप का मतलब छत पे सोलर पैनल लगा के सूरज से बिजली बनाना, हर एक हाउस में रूफ में सोलर पैनल लगा के। ये जो है सोलर एनर्जी, इसको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंदर इंक्लूड किया हुआ है इंडिया ने। ये जो स्कीम है PLI स्कीम, ये स्कीम है कि जो इसके अंदर मान लो कोई सेक्टर डाल दिया, कोई मान लो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डाल दी, जैसे सोलर पैनल जो कंपनी बनाती हैं उनको अगर डाल दिया, तो ये जितना ज़्यादा बनाएंगी ना, गवर्नमेंट उन्हें उतना ही ज़्यादा प्रमोट करेगी, कुछ इंसेंटिव देगी उन्हें, उनका फ़ायदा करेगी गवर्नमेंट। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये गवर्नमेंट ने कदम उठाया। ये इंडिया ने जो जो कदम उठाए हैं सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था ना, उसी में ये इंडिया ने अनाउंस किया था। फ्रांस ने भी इंडिया का साथ दिया था। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और फ्रांस के प्रेसिडेंट ने मिलकर 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च किया, इसमें सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। और ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ये जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर हरियाणा की गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में है। इसी के अंदर एक ओसोवोग लॉन्च किया, एक प्रोग्राम और किया ओसोवोग, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, यानी कि जो सोलर एनर्जी जनरेट कर रहे हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, बिजली के जो खंभे होते हैं ना पोल गार्ड के, ग्रिड बोलते हैं उसे, ग्रिड या पोल, उससे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र की जाए सोलर एनर्जी। तो ये है ओसोवेग। इसके बारे में स्पेशल लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है, ISA के बारे में भी और ओसोवेग के बारे में भी। नेक्स्ट ये है कि इंडिया ने देखो जो कैपेसिटी है ना, इंस्टॉलेशन कैपेसिटी, फोटोवोल्टिक, सोलर फोटोवोल्टिक इंस्टॉलेशन कैपेसिटी जो ग्रिड से कनेक्टेड है, वो इंडिया में 40 गीगावाट तक है। और इसमें से भी जो कैपेसिटी है ग्राउंड लेवल पे, जो ग्राउंड पे सोलर पैनल लगा रखे हैं, वो 35.6 गीगावाट है। और 4.4 गीगावाट रूफ टॉप सोलर से बनती है इंडिया में। 1 गीगावाट में 100 मेगावाट होता है। तो ये देखो, इतना तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस 40 गीगावाट ये याद रखो। सोलर फोटोवोल्टिक इंस्टॉलेशन जो ग्रिड कनेक्टेड कैपेसिटी इंडिया की 40 गीगावाट है। सोलर जो फोटोवोल्टिक क्या होता है, ये भाई साहब ये होता है, ये देख लो, ये ब्लू कलर का, छत पे लगा लो, कहीं पे लगा लो, इससे पैनल लगा के डायरेक्टली सोलर रेडिएशन को कन्वर्ट करती है, सनलाइट को डायरेक्टली ये कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिसिटी में। यानी कि इस पे सनलाइट पड़ेगी, इस पे तार जुड़े होंगे, उससे बिजली बनेगी और वो घरों में कहीं पे भी फैक्ट्री में यूज की जा सकती है। ये सिलिकॉन से बना होता है, ये सिलिकॉन मेटल है, धातु, उससे बना होता है। ये सनलाइट जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी इसके द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है हेलमेट मस्ट फॉर चिल्ड्रन अंडर 4। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इसने अभी न्यू नोटिफिकेशन जारी करे हैं 15 फरवरी को। इसने 1989 के सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में अमेंडमेंट किया है, कुछ संशोधन किया है, सुधार किया है। इसमें 2 सेफ्टी इक्विपमेंट मैंडेटरी कर दिए हैं। एक तो चिल्ड्रन के लिए जो क्या है 9 महीने से लेकर 4 साल के बीच में है, उनके लिए मैंडेटरी कर दिया है हेलमेट लगाना ही पड़ेगा जो 4 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, अगर 2 व्हीलर पे चल रहे हैं तो। ये आपको याद रखना है। इसमें जो न्यू रूल्स हैं ये 1 साल बाद लागू हो जाएंगे, नोटिफिकेशन जब भी जारी हो जाएगा। नोटिफिकेशन जारी कब किया? 15 फरवरी को। और 15 फरवरी 2022 को नोटिफिकेशन जारी किया, तो 2023 15 फरवरी को ये लागू हो जाएंगे सारे नियम। ये रूल्स हैं हर एक पर्सन के लिए। देखो, 4 साल से जो ज़्यादा का है, 4 साल से ऊपर का है, अभी भी हमारे यहाँ पे रूल ऐसे हैं कि अगर कोई 2 व्हीलर पे चल रहा है, बाइक पे, स्कूटर पे, स्कूटी पे,
तो उसे हेड गियर पहनना जरूरी है, मतलब हेलमेट वगैरह पहनना जरूरी है। 4 साल से ऊपर का जो भी है, आदमी या औरत, कोई भी पर्सन, बच्चा, कुछ भी है। कार में अगर ट्रेवल कर रहा तो 14 साल से नीचे का है तो उसके लिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, और कोई चाइल्ड है तो उसके लिए भी रिस्ट्रेंट सिस्टम लगाना जरूरी है। सीट बेल्ट की तरह, जैसे गाड़ी में सीट बेल्ट होती है उसकी तरह लगाना जरूरी है। जो नोटिफिकेशन जारी किए हैं इसमें ये भी है, कोई भी चिल्ड्रन है उसके लिए भी, 4 साल से कम है उसके लिए भी वेस्ट वॉर्न एक स्टेप टाइप का होगा, जैसे सीट बेल्ट लगाते हैं उसके लिए भी होनी चाहिए। और ड्राइवर के साथ साथ, ड्राइवर तो पहनेगा ही सीट बेल्ट, वो भी रहेगा। लेटेस्ट अमेंडमेंट है, इसने एक और सेफ्टी मेजर्स दिया है कि अगर कोई टू व्हीलर पे कोई भी बच्चा है ऐसा जो 4 साल से कम है या कोई अंडर 14 है, तो इसमें क्या है, कोई भी चिल्ड्रन है तो उसको 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से चलाने की अनुमति नहीं होगी। वो 40 किलोमीटर की स्पीड पे, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही टू व्हीलर को चला सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है कास्ट सेंसस। देखो डिटेल में इसके लिए अलग से लेक्चर पड़ा हुआ है पॉलिटी की प्ले लिस्ट में, वो आप देख सकते हो। हम इसमें ब्रीफली डिस्कस करेंगे कास्ट सेंसस। कास्ट मतलब जाति और सेंसस मतलब जनगणना, यानी कि लोगों की गिनती जो की जाती है हर 10 साल में हमारे इंडिया में। तो ये कास्ट सेंसस क्या है, अभी रिसेंटली न्यूज़ में है, प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था, फैसला। जो नीट का एग्ज़ाम होता है ना, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, नीट का एग्ज़ाम होता है एमबीबीएस करने के लिए, एमबीबीएस जो होती है डॉक्टर बनने के लिए भाई साहब, उसमें क्या है, कोटा सीट रिजर्व कर दी थी, रिजर्वेशन 20% ओबीसी के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस रिजर्वेशन को सही बताया और कहा कि ये आर्टिकल 15 क्लाउज 1 के अंदर इक्वलिटी लाने के लिए रिजर्वेशन दी गई है ओबीसी को, अदर बैकवर्ड क्लास को 27% नीट में। तो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। देखो डिस्क्रिमिनेशन दो तरह की होती हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, ये भेदभाव तो है लेकिन पॉजिटिव है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कैसे, इसका एग्जांपल है रिजर्वेशन ही है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का एग्जांपल है रिजर्वेशन है, कोटा। जैसे भाई साहब ये मान लो जब आप एग्ज़ाम देते हो कोई भी एग्ज़ाम, तो वहाँ पे कुछ फिजिकल हैंडीकेप वाले बच्चे भी आते हैं, तो उनके लिए लिखा होता है, आपने देखा होगा इंस्ट्रक्शन में, कि कोई ब्लाइंड है या फिजिकली हैंडीकेप्ट है उसके लिए 20 मिनट या 30 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। जितना टोटल टाइम, मान लो आप यूपीएससी प्रीलिम दे रहे हो 2 घंटे का टाइम है, कोई फिजिकली हैंडीकेप्ट है या ब्लाइंड है, कोई भी पर्सन अंधा है, कुछ भी है, तो वो बच्चा दे रहा था, उसके लिए 20 या 30 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। आपके जो स्टार्टिंग पेज में लिखे रहते हैं ना इंस्ट्रक्शन, उसी में भी लिखा रहता है। तो ये किस लिए दी जाते हैं, देखो भाई साहब वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, वो आप बिल्कुल नॉर्मल हो आदमी, आपके साथ वो मुकाबला नहीं कर सकता, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट दिए जाते हैं ताकि जो कुदरत ने उसके साथ किया है वो कम से कम यहाँ इंसान तो ना करें उसके साथ भेदभाव, समझ रहे हो। तो ये कैसा होगा, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कि उसको आपके साथ कंपटीशन में लाने के लिए एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट दिया जाता है, उसी को बोलते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, या अफर्मेटिव एक्शन भी बोलते हैं, अफर्मेटिव एक्शन। तो ये रिजर्वेशन उसी का एग्जाम्पल है। लेकिन इशू क्या है, अभी इशू है, देखो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बहुत सालों से जब से दिया जा रहा है कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि रिजर्वेशन से ऐसा बिलोंग करते हैं कि ये क्या है, जो कास्ट डिफरेंसेस हैं इनको परचुएट करेगा। लेकिन हमें चाहिए कास्टलेस सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी, ऐसे समाज की हम कल्पना करते हैं हमारी संविधान के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, कि कोई भी कास्ट हो ही ना। लेकिन जब तक ये रिजर्वेशन रहेगा तो कुछ लोग एक्सपर्ट जो क्रिटिसाइज करते हैं रिजर्वेशन को, वो ऐसा मानते हैं कि ये कास्ट सिस्टम चलता रहेगा, परपेचुएट रहेगा। परपेचुएट का मतलब जन्म जन्म तक चलता ही रहेगा अगर ये रिजर्वेशन रहेगी, क्योंकि रिजर्वेशन कास्ट ये आइडेंटिफाई करती है और पूरी कास्ट को रिजर्वेशन दे दी जाती है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं है, ये याद रखना। जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है उसको ही रिजर्वेशन दी जाती है। और जब ये जो ईडब्ल्यूएस के लिए दे दिया अब रिजर्वेशन अमेंडमेंट करके, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो अब 3 क्राइटेरिया, सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उसको रिजर्वेशन दी जाती है हमारे इंडिया में। एक जज हैं भाई साहब DY चंद्रचूड़, इन्होंने पॉइंट आउट किया था कि कास्टलेसनेस है जो, यानी कि कास्ट के बिना जो प्रिविलेज हैं, विशेष अधिकार हैं, वो केवल अपर कास्ट ही उसे अफोर्ड कर सकते हैं। अपर कास्ट ही, क्योंकि उन्होंने अपनी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कैपिटल को ट्रांसलेट कर दिया है। लेकिन अगर दूसरी तरफ
देखें लोअर कास्ट को, लोअर कास्ट चाहती है उनके लिए रिजर्वेशन हो, क्योंकि उनके साथ हिस्टोरिक हार्म हुआ है, मतलब हिस्ट्री में, इतिहास में देखें तो उनके साथ भेदभाव हुआ है। आपने भी देखा होगा बहुत सी कास्ट जाति के आधार पर उन्हें काम चुनने के अधिकार नहीं था, उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था, क्योंकि हमारे सोसाइटी को 4 वर्ण में बांटा हुआ था, 4 वर्ण में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण को जन्म से ही 5 साल का जब हो जाता था बच्चा, उसे पढ़ने का अधिकार था। जो क्षत्रिय उसको 3 साल कम यानी कि 8 साल से पढ़ने का अधिकार था, यानी कि 3 साल कम पढ़ता था ब्राह्मण से, ताकि ये ब्राह्मण से ज़्यादा पढ़ा लिखा ना बन जाए। वैश्य को और 3 साल कम का था, 11 साल से पढ़ने का अधिकार था, यानी कि ये इनसे भी पढ़े लिखे कम रहे। और शूद्र को तो भाई साहब पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, जो शूद्र वर्ण में आता था। तो जो हिस्टोरिक हार्म हुआ है कुछ कैटेगरी के लोगों के साथ, उसको ठीक करने के लिए, उनको ताकि समान अधिकार दिया जा सके, इक्वलिटी लाने के लिए ये दिया गया है रिजर्वेशन, जिसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। नीड ऑफ द आवर क्या है भी करने की जरूरत क्या है? देखो, जो सिटीजन का फेथ है, हमारे नागरिकों की फेथ है, वो क्या है, एक जो डेटा कलेक्शन किया जाता है कास्ट बेस पे, ये रिस्टोर नहीं किया जा सकता। किस तरह से? क्योंकि अभी हम इसमें कास्ट सेंसस के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो, कुछ लोग चाहते हैं कि कास्ट सेंसस का डेटा कलेक्ट किया जाए और पब्लिक में जारी किया जाए। कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे देखो, बिहार के सीएम ने डिमांड की थी कास्ट सेंसस की जानी चाहिए, जो 2021 की सेंसस चल रही है। तो इसके क्या कंसर्न जताइए? देखो, अब तक का जो डेटा है ना, कास्ट जो कलेक्ट किया जाता है, सेंसस कलेक्ट की जाती है, उसमें कास्ट का जो डेटा कलेक्ट किया जाता है सिर्फ एससी और एसटी के लिए कलेक्ट किया जाता है सेंसस में। ओबीसी वगैरह का डेटा सिमिलर रूप पे इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। यानी कि जब सेंसस होती है हर 10 साल में, ये कास्ट का, जाति का डेटा तैयार किया जाता है। लेकिन 2011 में जो सेंसस हुई थी ना, वो सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस थी। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस, यानी कि इसमें एससी एसटी का डेटा तो तैयार किया गया था, यानी कि कलेक्ट किया गया था। इसके साथ साथ ओबीसी का भी, जनरल का भी, यानी कि कास्ट कितनी है, कितनी कास्ट के कितने लोग हैं, इनका डेटा भी 2011 के सेंसस में कलेक्ट किया गया था, गिनती की गई थी। इससे पहले 1931 में किया गया था, अंग्रेजों के टाइम में। 1931 से पहले कास्ट डेटा हमारे सेंसस में, मतलब हमारे देश में सेंसस में इंक्लूड किया जाता था। लेकिन 1931 के बाद कोई भी कास्ट सेंसस का डेटा तैयार नहीं किया जाता था, कलेक्ट नहीं किया जाता था। सिर्फ एससी एसटी का डेटा तैयार किया जाता था, यानी कि कलेक्ट किया जाता था, और किसी कास्ट का नहीं। 1931 के बाद 2011 में जो हुई थी एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, तो ये कलेक्ट किया गया डेटा कास्ट का, लेकिन ये फॉल्टी था और अनरिलायबल था, यानी कि इसमें कुछ कमी थी। जो मंडल कमीशन बैठा था ना, मंडल कमीशन ने भी रिकमेंडेशन जो दी थी, वो इसने खुद पर्सनल नॉलेज के आधार पे ओबीसी को रिजर्वेशन दी थी 27%, कि इसने कहा था कि ओवरऑल ओबीसी की जो सेंस, मतलब वो है पॉपुलेशन, हमारे देश में जनसंख्या है, वो 27% के लगभग है। तो 27% की रिकमेंडेशन दी थी मंडल कमीशन ने ओबीसी को रिजर्वेशन देने की, पॉपुलेशन के आधार पे। कास्ट बेस्ड सेंसस की ज़रूरत क्या है? देखो, जो यूनियन गवर्नमेंट है ना, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने ये कहा जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस तैयार किया था, यानी कि कलेक्ट किया था 2011 का जो डेटा कलेक्ट किया था, वो क्या है, अनयूजेबल है। क्यों है अनयूजेबल? इसने कुछ बताए थे कि क्यों है अनयूजेबल, रीजन बताए थे। लेकिन 2016 में जो रजिस्ट्रार जनरल है, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया है, ये हमारे इंडिया में सेंसस कंडक्ट कराते हैं, जनसंख्या की जो गिनती होती है ना, ये ऑफिसर कराते हैं, रजिस्ट्रार जनरल, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। और कौन से मंत्रालय के अंदर काम करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंदर काम करते हैं ये दोनों ऑफिसर, ये कंडक्ट कराते हैं सेंसस। तो एक कम, मतलब एक उसमें आ जाए आपका स्टेटमेंट में, यूपीएससी की प्रीलिम में, कि कास्ट सेंसस कौन कराता है या सेंसस कौन कंडक्ट कराता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आ जाए वो भी सही है, रजिस्ट्रार जनरल आ जाए वो भी सही है, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया आ जाए वो भी सही है। तो इसने, रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ने ये इन्फॉर्म किया था कि 2011 की जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुई थी, इसका 98.87% डेटा है जो इंडिविजुअल कास्ट का या रिलीजन का, धर्म का, वो एरर फ्री है, उसमें कोई भी एरर नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ये अनयूजेबल है। गवर्नमेंट ने क्यों कहा? गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्यों है अनयूजेबल डेटा ये, कि क्यों यूज़ नहीं किया जा सकता, क्यों है अनयूजेबल? अनयूजेबल डेटा ये इसलिए है, जो 1931 की जो कास्ट सेंसस हुई थी, उसमें नंबर ऑफ कास्ट जो मेंशन है, वो 4147 हमारे देश में कास्ट थी, जाति थी। लेकिन भाई साहब, जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुई है ना
2011 की, उसमें पता है कितनी कास्ट है? 46 लाख से भी ज़्यादा कास्ट है हमारे इंडिया में। अब ऐसा अज्यूम किया गया कि कुछ कास्ट तो क्या है, उनमें सब कास्ट में बाइफरकेट हो गई, मतलब डिवाइड हो गई, उनमें से जाति जाति निकलती जा रही है। कुछ ऐसा हुआ कि देखो, जब ये कास्ट सेंसस इनोमरेट करने के लिए, यानी कि काउंट करने के लिए घर घर जाते हैं अधिकारी, जो स्कूल के टीचर वगैरह कलेक्ट करते हैं डेटा, ये स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, एक ही कास्ट के लिए डिफरेंट स्पेलिंग लिख दी। आपने भी देखा होगा, जब आपका पहले पहचान पत्र बनता है ना, जो वोटर आईडी कार्ड पहले बनते थे, अब तो थोड़ा डेवलप हो गया है कि डिजिटली हो गया है सारा, तो खुद ही डेटा भर सकते हैं अपना, खुद ही आ जाता है बन के, अब तो डिजिटल कर दिया सारा। पहले ऐसा होता था कि आप फॉर्म भरते थे, आपका जो जाता था वोटर आई कार्ड के लिए, या आधार कार्ड भी जब बनना शुरू हुआ था, उसमें स्पेलिंग ही अलग होती थी, आपके डॉक्यूमेंट्स में अलग है, उसमें अलग स्पेलिंग लगा दी। बहुत बार तो ऐसा हुआ भाई साहब, फ़ोटो भी अलग है, जो वोटर आईडी कार्ड है ना, मेरा भी वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, अब तक का मैंने चेंज नहीं कराया, उसमें फ़ोटो किसी और का है, और मेरे मेरे में फ़ोटो किसी और का, और उसके में मेरा फ़ोटो लगाया हुआ है, ऐसा हो जाता है। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक भी है। तो ये जो है, गवर्नमेंट का कहना ये है कि जो ये डेटा है ये सही नहीं है, यूजेबल नहीं है, अनयूजेबल है। इतने टोटल नंबर ऑफ कास्ट इतनी ज़्यादा हाई नहीं हो सकती, 46 लाख तक, 1931 से अब तक इतनी कास्ट कैसे बढ़ गई? सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है इसके बारे में? इंदिरा साहनी केस है, इंदिरा साहनी केस 1992 का सुप्रीम कोर्ट का। इसने कहा कि देखो, बैकवर्डनेस के लिए क्राइटेरिया होना चाहिए कि रिजर्वेशन देने के लिए, लेकिन बैकवर्डनेस का असेसमेंट या एवेल्यूशन, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, टारगेट, वो सही होना चाहिए कि रिजर्वेशन देने के लिए बैकवर्डनेस का टारगेट आप रख रहे हो तो बैकवर्डनेस सही से सोशली और एजुकेशनली बेसिस पे हो। तो यही कहा कि परमानेंट बॉडी हो, एक्सपर्ट हो कुछ उसमें परमानेंट बॉडी में, और वो देखें, वो कंक्लूजन निकालें, कि वो रिव्यू करें पीरियोडिक टाइम पे, कि जो अगर मान लो कास्ट जो बैकवर्डनेस से उभर गई है, उसे एक्सक्लूड किया जाए उस कास्ट से। अगर उसको रिजर्वेशन का फ़ायदा हुआ और फिर अब वो बैकवर्ड नहीं है, फॉरवर्ड हो गई है, तो उसे एक्सक्लूड किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था। जो अब तक कास्ट डिटेल कलेक्ट की गई हैं कास्ट सेंसस में, या जो भी सेंसस हुई है वो कैसे हुई है, कब तक हुई है, जो हमने ऊपर डिस्कस किया ना, SC ST की डिटेल तो सेंसस में कलेक्ट की जाती है, और वो सेल्फ डिक्लेरेशन के बेस पे अपने आप वो देते हैं कि कौन सी कास्ट से नहीं है, वो जो बताते हैं वो मेंशन कर लिया जाता है। लेकिन जो बैकवर्ड क्लास कमीशन है, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डेटा कलेक्ट करता था बैकवर्ड कास्ट का, उसके आधार पे रिजर्वेशन दी जाती थी कि इतने इतने पॉपुलेशन है इस स्टेट में, तो उस आधार पे इतने % पॉपुलेशन को रिजर्वेशन दी जाती थी। जो कास्ट डेटा जो पब्लिश किया जाता है सेंसस के हिसाब से, या सेंसस में जो डेटा किया जाता है पब्लिश, यानी कि पब्लिक डोमेन में जो पब्लिश किया जाता है, जारी किया जाता है, वो किस आधार पे होता है? हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में 1951 से और 2011 तक जो भी सेंसस हुई है, उसका जो डेटा है पब्लिश किया जाता है। SC ST कैटेगरी का तो डेटा किया जाता है, लेकिन क्या है, और कास्ट का विद होल्ड कर लिया जाता है। इससे पहले जो एवरी सेंसस जो हुई थी, उसमें कास्ट का डेटा बताया जाता था और मेंशन किया जाता था, और कास्ट का डेटा भी लिया जाता था, पर्टिकुलर कास्ट को मेंशन किया जाता था 1931 तक। 1931 के बाद सिर्फ एक ही सेंसस हुई है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 की। इसमें दो तरह का डेटा तैयार किया गया था। एक तो डेटा था रूरल और अर्बन हाउस होल्ड में, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में हाउस होल्ड है उनकी काउंटिंग, और उसमें कितने नंबर ऑफ पीपल रहते हैं, उनके पैरामीटर्स जो सारे के सारे। और दूसरा कास्ट सेंसस। दो डेटा थे। गवर्नमेंट ने सिर्फ ये क्या है, जो पीपल का रूरल और अर्बन हाउस होल्ड का जो डेटा था वो तो रिलीज कर दिया, लेकिन 2011 की जो कास्ट सेंसस हुई थी, उसका डेटा, कास्ट डेटा अब तक रिलीज नहीं किया हुआ है। तो ये डिफरेंस क्या है सेंसस और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में? सेंसस में मतलब क्या है कि पॉपुलेशन की गिनती होगी, बस कितने आदमी हैं। और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में जो बेनिफिशियरी है ना, स्टेट सपोर्ट के बेनिफिशियरी, यानी कि जो भी वेलफेयर स्कीम चलाई जाती हैं पुअर पीपल के लिए, तो ये डेटा भी इसमें कलेक्ट किया जाता है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में। जितने भी बेनिफिशियरी हैं, यानी कि जिनको लाभ मिल रहा है पुअर पीपल को, वीकर सेक्शन को, वो भी डेटा इसमें तैयार किया जाता है, यानी कि कलेक्ट किया जाता है। तैयार यहाँ पे, तैयार कहने का मेरा मतलब है कि कलेक्ट किया जाता है। जो सेंसस कंडक्ट की जाती है हमारे इंडिया में आज़ाद भारत में 1951 में, सबसे पहली आज़ाद भारत में हमारी 1951 की सेंसस हुई थी। उससे पहले तो अंग्रेजी कराते थे। ये सेंसस एक्ट बना हुआ है 1940 एक्ट का। इसके अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में कास्ट सेंसस कंडक्ट की जाती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कराता है। और कौन सा कराता है, हमने ऊपर डिस्कस किया था, रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आते हैं।
फ़ायदे क्या हैं इस कास्ट सेंसस के, जो कुछ पीपल सपोर्ट करते हैं कि कास्ट सेंसस डेटा कलेक्ट किया जाए। फ़ायदे ये हैं कि देखो रिजर्वेशन पॉलिसी को इससे क्या है टेलर किया जा सकता है, यानी कि इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है सभी के लिए, यानी कि कितनी कास्ट है कितना रिप्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से रिजर्वेशन उनको दिया जा सकता है और इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है सभी कास्ट का। लेकिन इससे कुछ परेशानी भी है, कंसर्न है, परेशानी, प्रॉब्लम क्या है। देखो जब ये डेटा सामने आएगा तो कुछ कास्ट ऐसी होंगी भाई साहब उनका रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट जॉब या एजुकेशन में है ही नहीं, तो वो विरोध करना शुरू कर देंगी कि हमें ज़्यादा रिजर्वेशन दी जाए और सेपरेट कोटा दिया जाए, क्योंकि हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यानी कि हमारे लोग गवर्नमेंट अधिकारी नहीं है या पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिशियन नहीं है या किसी एरिया में कम है उनकी रिप्रेजेंटेशन, तो ये डिमांड कर देंगे और ये कास्ट सिस्टम कभी ख़त्म ही नहीं हो पाएगा। इस वजह से परपेचुएट करता रहेगा, ये निरंतर चलता ही रहेगा। देखो हमारे इंडिया में सबसे पहली जो सेंसस कराई गई थी 1872 में कराई गई थी, लेकिन ये कंप्लीट सेंसस नहीं थी। कंप्लीट जो सेंसस थी वो 1881 में कराई गई थी और इसके बाद हर 10 साल में सेंसस कराई जाती है हमारे इंडिया में। ब्रिटिश इंडिया से स्टार्ट हुई थी और अब तक कराई जा रही है। 1881 में कंप्लीट सेंसस हुई थी, सिंक्रोनाइज सेंसस हुई थी, लेकिन 1872 में सबसे पहली कराई गई थी, लेकिन ये कंप्लीट नहीं थी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक ये चीज़ याद रखनी है, एक आईने अकबरी नाम की बुक है जो अकबर के टाइम में लिखी गई थी, अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी देती है ये। तो ये आईने अकबरी में भी ये है कि अकबर के टाइम में भी पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट किया जाता था, यानी कि जनगणना कराई जाती थी, सेंसस कराई जाती थी, और भी डेटा ये कलेक्ट किया जाता था जैसे इंडस्ट्री का, वेल्थ का। नेक्स्ट टॉपिक है ऑकस अलायंस। ऑकस अलायंस देखो 2021 के मेंस में भी इस बार यूपीएससी ने पूछा था, प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली न्यूज में इसलिए चाइना ने इसको इक्वेट किया है, जो ग्रुप है ना क्वाड ग्रुप और ओकस का ग्रुप, इसको इक्वेट किया है कि ये डिफेंस पैक्ट हैं, यूएस के डिफेंस पैक्ट हैं और एक्सक्लूसिव क्लिक्स हैं। क्लिक्स का मतलब होता है ग्रुप या गुट, समूह। एक्सक्लूसिव का मतलब एकमात्र ग्रुप है, गुट है किस लिए, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के लिए। जो यूएस की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का मतलब है जो इंडियन ओशन है और ये पैसिफिक ओशन है, इनके साथ जो यहाँ इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन से जो कंट्री बॉर्डर लगाते हैं इनके साथ ट्रेड बढ़ाना और डिफेंस डील करना, मेन इनका ये टारगेट कि यहाँ पे पीस और सिक्योरिटी रहे इस रीजन में, ताकि आसानी से ट्रेड हो सके। पैसिफिक ओशन में, इंडियन ओशन में पीस और सिक्योरिटी रहे, शांति और सुरक्षा रहे, मेन ये है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में। तो उसमें इंडिया का साथ चाहता है यूएस भी। तो चाइना ने ये कहा है जो क्वाड ग्रुप है, क्वाड ग्रुप 4 कंट्री का ग्रुप है, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान, और ओकस ग्रुप है 3 कंट्री का, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, ये 3 कंट्री का ग्रुप है। तो ये क्या है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के लिए एक्सक्लूसिव ग्रुप है यूएस की डिफेंस पैक्ट का, ये कहना है चाइना का। चाइना ने कमेंट किया है जो ये स्ट्रेटजी है कोल्ड वार के टाइप की मेंटेलिटी को दर्शाता है यूएस की। कोल्ड वार आप जानते हो क्या है, सेकंड वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ था तो कोल्ड वार शुरू हो गया था यूएस और यूएसएसआर के बीच में, शीत युद्ध बोलते हैं। ये कोई तलवारों हथियारों से लड़ा हुआ युद्ध नहीं था, ये विचारधारा का था, विचार। ये यूएस अपनी आइडियोलॉजी प्रमोट कर रहा था, कैपिटलिज्म, पूंजीवादी, और यूएसएसआर रसिया का ही नाम था पहले 1991 से पहले। तो यूएसएसआर अपनी आइडियोलॉजी प्रमोट कर रहा था कम्युनिज्म, कम्युनिज्म मतलब साम्यवाद को। तो ये कोल्ड वार की मेंटेलिटी को ही दर्शाता है यूएस की, ऐसा कहना है चाइना का। तो ये एशिया पैसिफिक में टर्बुलेंस ला सकता है। यहाँ पे ओकस पैक्ट है क्या ये जानते हैं। इसमें 2021 में अनाउंस किया था ये ओकस पैक्ट, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप है ये, मान लो 3 कंट्रीज का। ये चाइना को काउंटर करने के लिए एशिया पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया था। ओकस पैक्ट या ओकस अलायंस बोलते हैं इसको। ओकस अलायंस, अलायंस का मतलब गठबंधन, 3 नेशन का ग्रुप है। ये जॉइंट कैपेबिलिटी इन्हेंस करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए बनाया गया था। इसमें जो मेन कारण है ये आपको याद होना चाहिए किस किस के लिए बनाया गया है। इसमें एक दूसरी कंट्री जो तीनों कंट्री एक आपस में ये टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, डीपर इंटीग्रेशन करेंगे सिक्योरिटी के लिए इस रीजन में, डिफेंस रिलेटेड भी डील करेंगे जैसे साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्रियल बेसिस में, सप्लाई चेन्स में, ट्रेड इंप्रूव करेंगे इनमें, इन जो भी कंपोनेंट है ये। फर्स्ट मेजर इनिशिएटिव ओकस है जो, इसमें जो फर्स्ट मेजर इसका इनिशिएटिव है, इसका फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है, वो क्या है, वो टारगेट इसका ये था कि फर्स्ट मेजर इनिशिएटिव इसमें लिया गया था ओकस में, जो ये लिया गया था कि ऑस्ट्रेलिया को इसमें न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन दी गई। यूके, यूएस ने प्रोवाइड किया इसको न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। सबमरीन मतलब पनडुब्बी, लास्ट में पढ़ेंगे इसके बारे में, सबमरीन पनडुब्बी के बारे में। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन दी है ऑस्ट्रेलिया को इसमें। ये इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए दी गई है ऑस्ट्रेलिया को।
तो चाइना का रिस्पॉन्स क्या रहा है इसके बाद? चाइना ने कहा, इसका कंडेम किया, एक तो निंदा की इस एग्रीमेंट का, ये इररिस्पॉन्सिबल बताया इसको, और चाइना ने कुछ कंसर्न प्रॉब्लम रेज की इस अलायंस के बारे में, कहा कि ये ग्लोबल जो रीजनल पीस है, ग्लोबल पीस है, स्टेबिलिटी है, इसको अंडरमाइन करेगा, यानी कि इसको प्रभावित करेगा, शांति और सुरक्षा को, और ये आर्म रेस को प्रमोट करेगा। आर्म रेस मतलब, आर्म का मतलब है यहाँ पे आर्म, जो वो भुजा वाली स्पेलिंग है ना, बाजू होती है जो, वो स्पेलिंग है, लेकिन इसमें जब एस लग जाता है, आर्म्स, ये हथियार हो जाते हैं, हथियार वीपन्स। इससे क्या है, एक दूसरी कंट्री के बीच में हथियारों की रेस बन जाए, रेस चल जाएगी, यानी कि एक दूसरी कंट्री से मुकाबला करेंगे, कंपटीशन, कि किसके पास ज़्यादा हथियार हों, ये कहना है चाइना का। और ये कोल्ड वार मेंटेलिटी को तो दर्शाता ही है। प्रीजुडिस है। राशनल बिहाइंड क्या है इस अलायंस का? इस अलायंस का बनाने का मेन मकसद क्या है, जो हमने ऊपर डिस्कस किया। इसको एक तो चाइना को काउंटर करना है, रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है इस रीजन में। जो बीजिंग है, इसकी वजह से साउथ चाइना सी में, बीजिंग का मतलब चाइना की कैपिटल है, तो चाइना का मतलब है बीजिंग से, जो चाइना इस साउथ चाइना सी में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता रहता है, तो इसको काउंटर करने के लिए है। चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बना रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में, पैसिफिक आइलैंड में। कुछ समय पहले हमने पढ़ा था, चाइना अपना यहाँ पे भी इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है सोलोमन आइलैंड में, इसलिए यूएस यहाँ पे भी अपनी एम्बेसी खोल रहा है, और जो साउथ पैसिफिक नेशन है या पैसिफिक नेशन है, उसमें भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए ये ग्रुप है एक तरह से। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन क्या है? तो देखो, ऑकस के बारे में जब भी आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, एक तो मेजर इनिशिएटिव क्या है कि ऑस्ट्रेलिया को पनडुब्बी दी सबमरीन, एक ये, और जो ये है डिफेंस रिलेटेड साइंस टेक्नोलॉजी में डील प्रमोट करना, ये सारे आपको ऑब्जेक्टिव याद होने चाहिए ये वाले। तो ये, और चाइना पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, चाइना को काउंटर करने के लिए स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये जो वर्ड है ना, वर्डिंग आप याद रखोगे लिखने के लिए जब भी ये मेंस में लिखोगे। ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो आपको दिखाई दे रही है, ये होती है भाई साहब, ये समुद्र में चलती हैं, दिखाई भी नहीं देती, पानी के अंदर चलती हैं ये। इसमें बहुत सारी फैसिलिटी होती हैं, मिसाइल वगैरह भी यहाँ से लॉन्च कर सकते हैं, गोला बारूद दाग सकते हैं, बंदूक वगैरह होती हैं इसमें। इसमें पानी के अंदर ही बहुत दूर तक ये मार कर सकती है, और इसे डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है। जो कन्वेंशनली पावर्ड फ्लीट होती हैं, मतलब जो सबमरीन होती हैं ना नॉर्मली, उनसे ज़्यादा पावरफुल होती हैं, क्योंकि इन्हें डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, यानी कि पता लगाना कि कोई, जैसे रेडार की किरणें डाल के पता लगाते हैं ना रेडार से कि कुछ हमारी तरफ बढ़ रहा है, कोई कंट्री रेडार से पता लगाता है कि समुद्र के अंदर कोई आ तो नहीं रहा है, तो ये डिटेक्ट करना इसको बहुत मुश्किल होता है, और लॉन्गर डिस्टेंस तक ये मिसाइल को शूट कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया के पास हुआ है जो ये अभी, ऑस्ट्रेलिया ने यूएस को दिया है, इसकी वजह से कुछ ये कहना है कि यूएस ने जो शेयर की है, ये 50 साल के बाद पहली बार टेक्नोलॉजी शेयर की है ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्योंकि इससे पहले यूके को ही टेक्नोलॉजी दी थी यूएस ने, अमेरिका ने यूएसए को दी थी 50 साल पहले, उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया को दिए न्यूक्लियर सबमरीन। और ऑस्ट्रेलिया को मिलने के बाद ऑस्ट्रेलिया 7th नेशन बन गया पूरे वर्ल्ड में जिसके पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। और छः कौन से कंट्री हैं? यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, रसिया, ये 6 कंट्री हैं, और 7वीं ऑस्ट्रेलिया। सिर्फ पूरे वर्ल्ड में इन 7 कंट्री के पास ही ऐसी पनडुब्बी है, सबमरीन है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। तो ऑस्ट्रेलिया कि कोई इंटेंशन ये भी नहीं है कि वो न्यूक्लियर वीपन्स ऑब्टेन करेगा, न्यूक्लियर वीपन्स बनाएगा या खरीदेगा कहीं से हथियार वगैरह, ये ऑस्ट्रेलिया ने रीअफर्म्ड कर दिया है। और देखो, ऑस्ट्रेलिया ने देखो ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ली है, और यूएस यूके ने ऑस्ट्रेलिया का साथ जो दिया है, ऑकस ग्रुप बनाया, उसका एक ही रीज़न भी था। कोविड-19 में जो चाइना है ना, चाइना ने बहुत सारी कंट्री पे इन्फ्लुएंस किया था, प्रभाव डाला था। किस वजह से? क्योंकि आपको पता है चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो बहुत सारी कंट्री से ट्रेड डील बंद कर दी थी। जब ऑस्ट्रेलिया ने बोला था कि कोविड-19 की जांच होनी चाहिए, कहाँ से निकला है, तो चाइना को बुरा लगा, तो चाइना ने ऑस्ट्रेलिया पे भी सैंक्शन लगा दिए थे, प्रतिबंध लगा दिए थे, व्यापार करना रोक दिया था, इसके जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है उस पर ड्यूटी बढ़ा दी थी, टैक्स बढ़ा दिए थे। तो इसको लेके भी ये ग्रुप बनाया गया था कि ताकि चाइना के इन्फ्लुएंस को कम किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। 21st सेंचुरी में, यानी कि 21st एडिशन हुआ है इसका, 21st एडिशन किसका? वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस जो ये वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप है, इसका समिट जो होता है 21वां समिट हुआ है, और वर्चुअल फॉर्मेट पे हुआ है। इसकी इस साल की जो थीम है, समिट का मतलब है मीटिंग, इसकी 21वीं मीटिंग हुई है। इस साल की जो थीम है वो है टूवर्ड्स ए रेजिलियंट प्लानट इंश्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। क्या है ये और कौन कराता है इसको कंडक्ट, वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट को? ये तेरी नाम की एक संस्था है, इंस्टीट्यूट है,
द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशन, ये एक थिंक टैंक है, इसके बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे क्या है ये पूरा डिटेल में। 1974 के लगभग बनाया गया था ये सबमिट कराता है इसको। ये सबमिट किस लिए कराता है? ताकि डेवलपिंग वर्ल्ड में सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाया जाए। एक प्लेटफॉर्म है ये, तेरी नाम का जो सबमिट कराता है ये वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबमिट। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें ग्लोबल लीडर आते हैं, प्रैक्टिशनर आते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्लाइमेट इश्यू को पूरे यूनिवर्स में कैसे रिजॉल्व किया जाए, कैसे हल किया जाए। जो ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इन्वायरमेंट का नुकसान हो रहा है, इसको कैसे रोका जाए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ किस तरह से बढ़ा जाए। यानी कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करते हैं पूरे वर्ल्ड में। ये लीडर एक साथ आते हैं। जो ये समिट है स्टार्ट हुआ था दिल्ली से, दिल्ली सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2001 से। उसके बाद इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्रमोट किया, टारगेट रखा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है, ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। ये डेफिनेशन दी थी, एक कमीशन बैठा था, ब्रुटलैंड कमीशन। ब्रुटलैंड कमीशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन देने वाला पहला कमीशन था। इसने आवर कॉमन फ्यूचर एक रिपोर्ट जारी की थी 1987 में। इस अपनी रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी थी ब्रुटलैंड कमीशन ने। क्या डेफिनेशन दी थी? ये वाली, डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। यानी कि ऐसा डेवलपमेंट हो कि जो अभी की प्रेजेंट जनरेशन है वो इतना ही इन्वायरमेंट को यूज करे कि ताकि जो फ्यूचर की जनरेशन, अपने बच्चे जो आने वाले हैं उनके लिए भी रहे, वो उनकी नीड को ना फुलफिल वो कर पाए। ऐसे सारे रिसोर्स को आप एक्सप्लॉइट ना करो। यानी कि आपको जितने पेड़ पौधे चाहिए या उनसे फल चाहिए, इतना ही यूज करें जितना आपको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं। समझ रहे हो? यानी कि जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है हमारी, उसके लिए बचा रहे। यानी कि एक्सप्लॉटेशन नहीं करना, शोषण नहीं करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, रेजिलिएंट फ्यूचर बनाना है लोगों का, प्लानेट का। इंक्लूसिव का मतलब है कि सबके लिए अपॉर्चुनिटी हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी, मौके हों सबके लिए इक्वल, समान रूप से। किस किस के लिए मौके हों? एजुकेशन के लिए हों, आपकी एम्प्लॉयमेंट के लिए हों, हेल्थ के लिए हों। ये इंक्लूसिव का मतलब है। यानी कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो गरीब से गरीब तबके का पीपल है किसी भी देश में, उसके लिए भी इकोनॉमिक ग्रोथ का बेनिफिट पहुंचे। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है तो उसका बेनिफिट हर गरीब से गरीब तबके के पीपल को पहुंचे, एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बेनिफिट हो इकोनॉमिक ग्रोथ का। इंक्लूसिव का मतलब ये है। सस्टेनेबल का हमने मतलब ऊपर समझाइए। रेजिलेंट फ्यूचर है पीपल और इन्वायरमेंट, प्लानेट के लिए। 3 कोर एलिमेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इसमें ये है इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। ये 3 कंपोनेंट है सस्टेनेबल के जो हार्मोनाइज होने चाहिए। तेरी क्या है? जिस ये जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कराती है, ये क्या है? ये लीडिंग थिंक टैंक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंडिया में और ग्लोबल साउथ में ये प्रमोट करता है और रिसर्च प्रमोट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। 1974 में इसको बनाया गया था। ये एक इन्फॉर्मेशन सेंटर है। एनर्जी इशू है, जो भी एनर्जी इशू है, प्रॉब्लम है, उन समस्याओं के बारे में ये इन्फॉर्मेशन देता है, सूचना देता है पूरे वर्ल्ड वाइड। और ये सबमिट कराता है लगभग हर साल। इन्वायरमेंट से रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबमिट बोलते हैं उसे, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबमिट। तो ये सबमिट में यही किया जाता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है किसी के पास भी वो शेयर की जाती है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। तो यही टॉपिक थे आज के।